कमाई वैसी नहीं है तो बुआ के लिए उतना कुछ नहीं कर पाएंगे, और ये तब तक तो है ही जब तक आपको नई नौकरी नहीं मिल जाती। सही है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है रमा, लेकिन एक बात को समझो, अगर वो लोग चाहते हैं कि बुआ की जिम्मेदारी हम दोनों उठाएं तो हम नकार नहीं सकते। हमें बुआ की जिम्मेदारी उठानी होगी। बुआ हमारी भी तो है ना। हाँ है, लेकिन बाबा बुआ को संभालेंगे तो हमसे बेहतर देखभाल कर पाएंगे बाबा। उनको बाबा के पास रहना ही सही है। अब यही रहिए, मैं और दीदी से बात करके आती हूँ। रुको, देखो तुम समझ नहीं पा रही हो, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारी जिम्मेदारी से हम इसलिए नहीं भाग सकते क्योंकि हमारी जिम्मेदारी निभाने वाला कोई और भी मौजूद है। उन्होंने जिम्मेदारी हम पर सौंपी है, तो अभी बुआ हमारी ही जिम्मेदारी है, हमेशा के लिए। चिंता मत करो, बाकी सब देख लेंगे। एकदम सही निशाने पर तीर लगाया आई। भीम। हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि अब मिल सकते हैं बुआ से। आज आता हूँ भैया। चलिए आप लोग भी। राम जी, नगर पालिका का दफ्तर तो इस तरफ है, फिर हम लोग इस तरफ क्यों जा रहे हैं? और भीम ने जो चिट्ठी दी है पहले उसे चलकर जमा कराते हैं। रंजन, मैंने भीम से तो कह दिया कि तुम्हारी जगह मैं काम करूंगा, लेकिन सोच रहा हूं वो काम ना मैं करूंगा और ना ही उसे करने दूंगा। नहीं करूंगा? कैसी बात कर रहे हो राम जी? एक तो हम लोगों को काम मिलता नहीं है, और जो काम मिल रहा है उसे करने में दिक्कत क्या है? मुझे पता है कि तुम ये काम क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि ये काम भीम ने दिया इसलिए। एक बेटा अपने बाप को काम दे, इससे बड़ी गर्व की क्या बात हो सकती है? लेकिन यहाँ कारण अलग है। उसने अपना काम मुझे दिया है, तो मुझे मौका मिला कि मैं इस काम को छोड़ दूं और उस सोच को तोड़ दूं जो सदियों से जातिगत व्यवस्था के नाम पर हमारे समाज में पोषित हो रही है। पोषित हो रही है? सोच? कौन सी सोच? यही कि हमारे जात के लोग सिर्फ झाड़ू लगाने के लिए, गंदगी साफ करने के लिए, अगर भीम और मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग ये काम करेंगे तो कौन विश्वास रखेगा हमारे जाति के लोगों पर? तुम्हारी सारी बात ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये सोचो कि भीम को ये बात पता चलेगी तो उसको बुरा लगेगा। नहीं लगेगा, मैं उसे समझाऊंगा और वो समझ भी जाएगा। और ऐसा नहीं है कि वो समझता नहीं है, लेकिन कई बार हालात के मारे मजबूर हो जाता है, और जब वो मजबूर हो जाता है तब एक बाप होने के नाते मेरा फर्ज बनता है मैं उसे मजबूत बनाऊं, और वही कर रहा हूं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। बुआ, अब कैसे लग रहा है आपको? मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ बुआ। ठीक है, आप परीक्षा देने जाइए, मुझे भी काम पर जाना है। मैं भी जल्दी से खाना बनाकर चली जाऊंगी। ऐसे कैसे चले जाओगे दोनों? दोनों के दोनों घर से निकल जाओगे, और तुम्हारी बुआ को कुछ चाहिए होगा तो कौन देगा? हम तो नहीं देंगे। मेरे हिसाब से किसी एक को तो घर में ही रुकना चाहिए। जब से ब्याह के आई हूँ बाबा के मुंह से तो मैंने यही सुना है
कि भीम बाबू और रमा बहुत जिम्मेदार है, तो निभाओ अभी अपनी जिम्मेदारी। और पता है, मेरे हिसाब से तो बुआ को इस तरह पड़ोसियों के भरोसे छोड़ना ना जिम्मेदारी निभाना नहीं कहते हैं। बेम, पड़ोसी को बोल दो हमारी निजी जिंदगी में दखल ना करें, और ज्यादा दखल करते हैं तो उन्हें डंडे मार के भगा दो। लो देखो, जीवन भर बना बना कर खिलाया इस औरत को, और एक दिन कहा कि अपना देख लीजिए तो डंडे मारने की बात कर रही है। इतनी आसान फरामोशी। चुप चुप हो जाइए अभी आप दोनों, और आपका हिस्सा वहां है, वहां जाके खड़े रहिए। बुआ की जिम्मेदारी आप पर नहीं सौंप रहे ना हम, तो जाइए अभी यहाँ से। हमारा हिस्सा पता है हमें। अब चाहिए परीक्षा देने, परीक्षा दे के आ जाएंगे तो मैं काम पर चली जाऊंगी। बुआ आप आराम कीजिए, ये सब चलता ही रहेगा। बुआ मैं पहले खाना बनाती हूँ, अब पहले खाना खा लीजिए, फिर बाद में दवाई खिला दूंगी। भीमराव, भीमराव, सुना है तुम्हारी बुआ का पैर टूट गया? कैसी तबीयत है उसकी? हाँ ठीक है। हड्डी टूटी या नहीं? नहीं ठीक है बुआ। अच्छा हुआ हड्डी नहीं टूटी, लेकिन वो गिर कैसे गई? एक पैर पहले भी टूटा था ना? बचपन से ही गिरती आई हैं या फिर बुढ़ापे में सांस बल पानी की आदत है? मैं पेपर लिख लूं क्या? बाद में बात करते हैं ना बाहर जाके। तुम भी लिखो। पहले बताओ, जानकारी रखना बहुत जरूरी है। कैसे गिर गई, किसी ने गिरा दिया या तुम्हारे निकम्मेपन से परेशान हो गई है? देखो विस्तार से बताओ, नहीं तो नहीं लिखने दूंगा। गुरुजी, नहीं तो गुरुजी। हाँ परेशान कर रहा है ये मुझे, पेपर लिखने नहीं दे रहा है, समझाइए ना। लिखने दो उसे। लिख कर ये वाइसरॉय बनेगा। मैं चाहे जो बनूं गुरुजी, लेकिन बात सिर्फ ये है कि अभी ये मुझे परेशान कर रहा है। आप समझाइए बस। तुम लो, समय भी खत्म हो गया। चलो लाओ बच्चों, अपनी अपनी कॉपी दो। लीजिए, मैं ही आपको खिला देती हूँ। लीजिए। रमा, भीम अभी तक नहीं आया, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था ना। आ जाएंगे बुआ, आप परेशान मत होइए। अब खाना खा लीजिए। रमा, कहीं ऐसा तो नहीं कल की तरह भीम को आज भी किसी ने परीक्षा देने से रोक लिया हो? हाँ? आई, हमेशा गलती क्यों सोचना है? गलत नहीं, कभी कभी सत्य को स्वीकार करना अच्छा होता है रमा। कल रोका था ना भीम को, तो आज भी रोक सकते हैं। रमा, सचमुच आज भी उनको बहुत देर हो गई, मुझे चिंता हो रही है बेटा। मैं खाना खा लूंगी, तो जरा जाके देख कर आना। नहीं बुआ, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। आप हमारी जिम्मेदारी है, और जब तक वो नहीं आ जाते तब तक आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब खाना खा लीजिए, आपको दवाई भी खानी है।
राम जी, काफी देर हो गई है ना। अगर भीमराव की परीक्षा सही सलामती से हो गई होती तो वो इसी रास्ते से आता, है ना। मगर सही सलामती से नहीं हुई तो बेचारा वहां हाथ पैर जोड़ रहा होगा। नरोत्तम जी, नरोत्तम जी, नरोत्तम जी, नरोत्तम जी। राम जी, ये है हमारे समाज का सच्चा सेवा। इसे गौर से देखो। आज इसी की वजह से भीमराव की पढ़ाई 1 साल पीछे रह गई। गजब हो गया। देखा, गजब हो गया राम जी। भाई तो मैं कह रहा हूँ गजब हो गया। भीम ने पूरा खेल पलट दिया। और ये जो गुरुजन है, जो चाहते हैं कि मैं पढ़ाई करूं और आगे बढ़ूं, वो जरूर मेरी मदद करने यहां पहुंच जाएंगे। ये एक शिष्य का विश्वास है। भीम अकेला नहीं है, मैं भी इसके साथ हूँ। मैंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। अब ये दरवाजा तभी खुलेगा जब अंदर भीम की जो भी समस्या है वो हल हो जाए। और गुरुजी, मैं जा रहा हूँ प्रिंसिपल सर और प्रशासन को बुलाने। सबके सामने ही अब ये दरवाजा खुलेगा। भीमराव, मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ और तुम मेरे शिष्य हो। हा? अगर प्रशासन यहाँ आ गया तो तुम्हारे शिक्षक की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। अब बतौर शिष्य एक शिक्षक के साथ ऐसा होना, ऐसा करना नैतिक है क्या? तुम ही सोचो। गुरुजी, न्याय का आधार कभी संबंध नहीं हो सकता। आप मेरे गुरु थे जब तक आप दोषी नहीं थे, लेकिन जब आपने सब देखते हुए भी इसका साथ दिया, तभी उस वक्त आप गुरु शिष्य के रिश्ते के दायरे से बाहर हो गए गुरुजी। और मुझे पहले से पता है, व्यक्तिगत तौर पर आपके मन में मेरे प्रति ईर्ष्या है, लेकिन फिर भी हर बार मैं आपको दिल से आदर देता हूं, सम्मान करता हूं। तो उसी आदर, उसी सम्मान के खातिर इस मामले को यहीं रफा दफा कर दो ना। अब मतलब क्या है, नाम जोशी जी, प्रिंसिपल सर और सबके सामने तुम कहोगे तो तुम्हारी बात सब मानेंगे। देखो, मैं कुछ ना कुछ करके इस विषय में तुम्हें पास होने भर के अंक दिलवा दूंगा। मेरा तुमसे वादा है। नहीं गुरुजी, बात अब सिर्फ मेरे पास होने भर की नहीं है, बल्कि आपके सहयोग और असहयोग की है। मेरी कॉपी चेक करने के बाद अगर मैं फेल भी हो जाता गुरुजी, तब भी वो सही लगता मुझे। लेकिन ये सब जो अभी हुआ है ना गुरुजी, ये सही नहीं हुआ है। भीमराव, दरवाजा खोलो। कहाँ रह गए थे आप? मेहर बुआ कितने परेशान हो रहे थे। कहीं फिर से प्रचंड ने आपको रोकने की साजिश तो नहीं की ना? भीम बेटा, क्या हुआ? तेरी परीक्षा हो गई ना? हाँ, परीक्षा तो हो गई बुआ, लेकिन प्रचंड देव ने एक लड़के को भेजा था मेरी कक्षा में। लेकिन हो गई परीक्षा अच्छे से। बुआ, कल मेरा आखिरी पेपर है, वो ठीक से हो जाए बस।
हो जाएगी। आज तक तेरा कोई काम रुका क्या? अब रुकेगा? सब ठीक हो जाएगा भीम। अभी एक परीक्षा और बची है भीम। लक्ष्मी, क्या हुआ है? कब से कहा है तुम्हें सब्जी लेकर आओ? ये पैसे लेकर जाओ। और हाँ, डॉक्टर ने दीदी के लिए जो जो कहा है ना खाने के लिए, वही सब लेकर आना। जीजा भाई, आज का खाना मेरे लिए तू बना रही है क्या? बिल्कुल नहीं दीदी, वो क्या है ना, डॉक्टर ने आपकी हड्डियां मजबूत करने के लिए जो जो खाने के लिए कहा है, बस वही सब हम पहले से खाएंगे तो हमारी हड्डियां बच जाएंगी टूटने से, है ना? ये ले लक्ष्मी, नारियल पानी पी लेना। गई नहीं अभी तक? जाओ। हाँ। रमा, वो दीदी को अच्छे से संभालना। बहुत आशा है मुझे तुमसे, और उन्हें भी। अरे लेकिन एक दिक्कत है, पति कमाता कहाँ है तुम्हारा? निकम्मा जो ठहरा। भीमराव से जो भी टक्कर लेगा ना, वो हार जाएगा। और ऐसा क्यों लगता है तुझे? देखिए ना जी, आज तक आपके सामने कोई भी नहीं दिख पाया। कितने बड़े बड़े सूरमा लोग, ऊंची जाति के लोग आपकी चौखट पर आकर नाक रगड़ कर चले गए, और वो भी छोटी जाति का तुच्छ सा व्यक्ति। आपके जैसा बलवान इंसान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और तो और वो कौन? नरोत्तम, सालों से उसके पीछे पड़ा हुआ है, पर आज तक बाल विवाह नहीं कर पाया उसका। इसीलिए मुझे लगता है हो ना हो भीम के अंदर कोई दिव्य शक्ति जरूर है। दिव्य शक्ति? जी। सुना तुम लोगों ने? दिव्य शक्ति? अच्छा, हमसे पूछ, हमें इतनी हंसी क्यों आ रही है? पूछ। क्यों आ रही है? क्योंकि तेरे दिमाग में ना गोबर भरा है। इस छोटी जात वाले भीमराव को उसकी गली के बाहर का कुत्ता तक नहीं जानता, उसके अंदर तुझे दिव्य शक्ति दिखती है। वाह! अब ये बता मुझे कि तुझे कैसे लगता है कि उसके अंदर दिव्य शक्ति है? बता। जी बाहू, मैं कुछ नहीं जानती। जो डॉक्टर ने कहा है वो सब खरीद कर ले आएंगे। कहाँ से लाएंगे? कैसे लाएंगे? इतने पैसे कहाँ है रमा हमारे पास? मुझे नहीं पता। एक तो जिम्मेदारी भी निभाए और ऊपर से सुने भी। अब वहाँ भी कुछ नहीं बोली। मुझे ऐसा रोज रोज सुनना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मुझे भी नहीं लगता है रमा, लेकिन दूसरों के बातों से इस तरह से परेशान होकर कुछ नहीं होगा। क्या है ना रमा, जीवन अपनी परिस्थिति और शांत मन से लिए गए फैसलों के ऊपर चलता है, ऐसे किसी के बहकावे में आके नहीं। मैं आपकी तरह नहीं हूँ। मुझे लोगों की बातों का बुरा नहीं लगता है, दुख होता है। रमा, तुम रो मत। दुख तो मुझे भी होता ही है ना रमा, लेकिन क्या करे, दुख झेलना पड़ेगा हमें।
लेकिन कब तक और कितना झेलेंगे? रो मत। देखो एक तरीका है इसके लिए। मुझे मेरे बाबा की चिंता है। इस बात की चिंता नहीं करता मैं कि एक रिटायर्ड सूबेदार को झाड़ू मारते हुए देख के लोग क्या कहेंगे। मेरे हिसाब से आप फिर एक बार सोचिए और अभी चलिए मेरे साथ नगर पालिका के ऑफिस में, अधिकारियों से बात करता हूँ। आप वो काम शुरू कर दीजिए। नहीं, फर्क पड़ता है। मेरी बात को समझो भी। वो काम मुझे नहीं करना। मैं आपकी बातों को समझ ही रहा हूँ बाबा, आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं। मेरे बाबा की तबीयत खराब है। बचपन में मैंने मेरी आई को खोया है। घर में बुआ बीमार है। ऐसे बोरे ढोते ढोते मेरे बाबा को कहीं कुछ हो तो मैं कैसे जीऊंगा? मैं कुछ नहीं जानता बाबा। आप वो काम फिर से शुरू करेंगे। बाबा, ये सही कह रहे। आपकी सेहत के साथ हम लापरवाही नहीं कर सकते। आप ये काम छोड़ दीजिए और घर चलिए। बेटा, मुझे ये काम करते हुए देखकर तुम्हें तकलीफ हो रही है? हाँ। जब तुम सातारा में थे तो स्कूल में पढ़ने के लिए उन तमाम लोगों से अकेले लड़ते थे जो तुम्हारे पढ़ाई के खिलाफ थे। गुरुजी, सच में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, समझ में भी नहीं आ रहा। जितना सुनाई देता है उतना काफी है। अरे पढ़ लेकर कौन सा बैरिस्टर बनोगे कि तुमको सब कुछ साफ साफ सुनाई देना चाहिए। वहीं पे खड़ा रहे और वहीं से पढ़। मैं भी देखता हूँ तो ये विद्यालय कैसे खुलवाता है, कैसे यहाँ पढ़ता है। आप और आप जैसे लोग चाहे कुछ भी कर ले, मुझे या किसी को भी जो सच में पढ़ना चाहते हैं उसे आप पढ़ने से नहीं रोक सकते। तो फैसला हो गया, भीमराव या उसकी जाति का कोई भी बच्चा इस विद्यालय में नहीं पढ़ेगा। उस दिन से लेकर आज तक तुम संघर्ष करते आए हो, करते रहे हो। तुम्हारा ये संघर्ष देखकर मुझे भी तकलीफ होती है, बार बार होती है। लेकिन मैं अपने दिल को समझाकर तुम्हें संघर्ष करने के लिए देता था, जबकि तुम मेरे बेटे हो। उसी तरह तुम भी खुद को संभालो और मुझे अपना संघर्ष। बाबू, बाबू, क्या हुआ भीमराव जी? बाबू, आपने गलत कहा था मुझसे। भीमराव जी, क्या गलत कहा मैंने? यही कि मेरे जात का मैं अकेला इंसान हूँ जो जात के लिए लड़ रहा हूँ। एक और इंसान है जो मेरी जात के लिए मुझसे ज्यादा लड़ाई लड़ रहा है। कौन है वो? मेरे बाबा रामजी सकपाल। आप पुणे जा रहे हैं ना? जी। वहां जाके सबको समझाइए कि एक बूढ़ा आदमी है जो आपके जात के लिए बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ रहा है। आराम की नौकरी छोड़कर मेहनत का काम कर रहा है, बोरे ढो रहा है, ताकि अपनी जात के लोगों को ये बात समझ आ सके कि पढ़ने लिखने से हम झाड़ू गंदगी के जीवन से बाहर आ सकते हैं, नई जिंदगी जी सकते हैं। बस इतना कीजिए। जी, धन्यवाद। भीमराव तो ढीठ हय्यन है, ये राम जी भी कम बेवकूफ नहीं। अब पढ़ाई लिखाई में इतना खर्चा करके उसका काम मिला था? आज तक भीम का एक कोटो काम ढंग का मिला का है? नहीं मिला और मिलबो न करी। वही तो हमारी जात के बच्चों को ये समझना बहुत जरूरी है कि उनकी औकात क्या है।
बचपन में जब हम अपने बाबा के साथ जूता चप्पल की दुकान पे रहते थे, वहां तो लड़का आता था मेरी उम्र का। अरे वो बहुत महंगा जूता पहनता था और उसके जूतों को देख करके हमेशा मेरी इच्छा रहती थी कि मैं भी वैसा ही जूता पहनूं। बहुत मेहनत की, लेकिन क्या हुआ, वो जूता हमेशा मेरी पहुंच से बाहर ही रहा। फिर एक दिन मैं समझ गया कि उस लड़के के औकात की बराबरी मैं कभी नहीं कर सकता, और यही बात मैं भीमराव को समझाना चाहता हूँ। ऐसने कहानी तो हमारा है हितेश भाऊ। हम आज तक बहुत महंगे से महंगा कपड़ा धोए हैं, वो के ऊपर इस्त्री करे हैं, लेकिन वो जैसा महंगा कपड़ा खरीदे का हमारा सपना सपना ही रह गया था, कब वो हाथ नहीं आए। अब तो उस सपना के बारे में सोच के भी हम थक गए। हम थकान दूर कर देंगे। आ जाओ, सब बाहर आ जाओ, आ जाओ इधर। प्रणाम मालिक। प्रणाम मालिक। रुक। भीमराव, बेवकूफों के सामने समझदारी की बात नहीं करनी चाहिए। तेरी चाल में सब लोग बेवकूफ है, और तू एक अलग तरह का बेवकूफ है भीमराव। जानता है क्यों? क्योंकि तू अपने साथ साथ अपनी जात वाले लोगों को एक अच्छा जीवन स्तर देने का बेबुनियाद सपना देख रहा है। सपना नहीं है प्रचंड देव जी, संकल्प है ये मेरा, और संकल्प को पूरा होने में जो समय लगता है उसे ये दुनिया बेबुनियाद सपना कहती है। और जब उस संकल्प की सिद्धि हो जाती है तब यही दुनिया उसे चमत्कार कहने लगती है। मुझे पूरा विश्वास है मैं इस संकल्प की सिद्धि जरूर करूंगा, और आप भी देखेंगे एक दिन। मुझे पूरा विश्वास है मैं इस संकल्प की सिद्धि जरूर करूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा आपको लगता है प्रचंड देव जी, इस बारे में मैं अलग सोचता हूँ। मेरे हिसाब से ईमानदारी से और अच्छे उद्देश्य के लिए किए गए हर संकल्प की सिद्धि जरूर होती है। तेरी ये कोशिश कभी सफल नहीं होगी। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो क्या अपनी चाल में और खुद देख ले कि वहां तेरा संकल्प मदिरा पान के 2 घूंट में कैसे लड़खड़ा रहा है, और लड़खड़ाती हुई बुनियाद पर क्या सपना, क्या संकल्प सिद्धि। हाँ भीमराव, तू अपनी जात को बनाना चाहता है, और हम चाहते हैं कि तेरी जात जैसी है वैसी ही बनी रहे। बस यही लड़ाई है हम दोनों की, और यही बताने लाया था तुझे। हाँ, जाकर तेरी लड़खड़ाती हुई संकल्प को तो देख ले। रमा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? वो प्रचंड देव शराब की लत लगाकर बर्बाद कर देंगे इन सबको। जाने दीजिए ना, उनके जो मर्जी करने दीजिए उनको। कैसे करने दूं? तुम्हें पता है प्रचंड देव ने क्या कहा बाहर जाके? यही कहा कि भीमराव तुम तुम्हारे जात को बनाना चाहते हो और मैं तुम्हारी जात को वैसे के वैसे रखना चाहता हूँ, और यही हम दोनों की लड़ाई है। और यही बात मैं तुम्हें और इन सब लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ना तो तुम समझ रहे हो और ना ही ये लोग। आप पहले आराम से यहाँ बैठिए, और हर बात पर परेशान मत हुआ कीजिए आप। बुआ समझाइए ना इन्हें। वे रमा सही कह रही है बेटा। देख, शायद
अभी उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। थोड़ी देर के बाद रात को समझाने की कोशिश करना, तब शायद समझ जाए। अभी शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। रमा जा, भीम के लिए थोड़ा खाना लेकर आ। लेकिन बुआ मैं ये बुआ को ये तो पूछ कि कैसी है बुआ, मेरा दर्द कैसा है। कैसी है आप बुआ? अभी भी दर्द कर रहा है? जिसे तुझ जैसा भतीजा हो उसे दर्द कैसे हो सकता है? बहुत नसीब वाली हूं मैं कि मुझे तुझ जैसा भतीजा मिला है। आज हमारे बीच में जो बहस हुई थी उसे लेकर तुम क्या सोच रहे हो और मैं क्या सोच रहा हूं, बता सकता है? मेरी बात को समझो भी, वो काम मुझे नहीं करना। मैं आपकी बातों को समझ ही रहा हूँ पापा, आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं। तुम्हारा ये संघर्ष देखकर मुझे भी तकलीफ होती है, उसी तरह तुम भी खुद को संभालो और मुझे अपना संघर्ष करने दो। मुझे ऐसा लगता है बाबा कि हम दोनों एक जैसा ही सोचते हैं। कुछ देर के लिए मैं आपसे असहमत हो गया था। असहमत क्या हुआ, परिस्थिति हावी हो गई और आपकी इच्छा के खिलाफ जाकर मैं नगर पालिका में नौकरी करने लगा। लेकिन आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप सही थे बाबा और मैं गलत। देखो बेटा, मेरी एक बात जीवन भर याद रखना, सुविधा देने वाले फैसलों पर अक्सर दोबारा विचार करना चाहिए, क्योंकि आराम मनुष्य को कमजोर बना देता है और कमजोर मनुष्य के ख्वाब कभी बड़े नहीं हो सकते। याद रखूंगा पापा। क्योंकि आपको आदत हो गई है दूसरों पर बोझ बनने की, पहले अपने भाई पर, फिर मुझ पर, और फिर अपने ही भाई के बेटे और बहू पर। कहीं दूर चली जाऊंगी मैं, बहुत दूर चली जाऊंगी। भीम और रमा की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे जितनी तकलीफ होनी है हो, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बुढ़िया पागल हो गई है क्या? अगर तुझे मरना है तो कहीं और जाके मरना।
नहीं, मुझे नहीं मरना है, मुझे यहाँ से दूर जाना है, मुझे कहीं दूर लेकर जाओ यहाँ से। लेकिन तुमको जाना कहाँ है काकी? मुझे वहीं पर लेकर जाओ, आप जहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ दो वहाँ पर। मेरे घर वाले जाग जाए उससे पहले मुझे कहीं दूर लेकर जाओ। ठीक है काकी, चलो मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ आपको जाना है, आओ मेरे साथ। क्या हुआ? देखो, आज हमारी मुसीबत टली है ना, तो आज हम कुछ मीठा बनाते हैं, तुम्हारी उदासी भी दूर हो जाएगी। उससे पहले लेकिन मेरे लिए एक चाय बना कर लाओ, जाओ, तब तक सोचती हूँ मैं क्या मीठा बनाए। अरे सही कह रही हूँ, किसी से कहना मत। कल मैं दीदी के पास गई थी उन्हें समझाने के लिए, आज फिर से रमा को अपना खून बेचना पड़ा आपके लिए, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। बेचारे भीम और रमा जीवन भर आपका बोझ ढोते रहेंगे। इतने सालों में इतना भला बुरा सुनाया मैंने उन्हें, लेकिन मजाले की टस से मस हो जाए। और कल की बात इतनी बुरी लग गई उन्हें कि घर छोड़कर ही चली गई। लगा नहीं था मुझे, लेकिन अच्छा ही हुआ, बला टली। उनका जो होगा सो होगा। हम चाय पीते हैं और फिर कुछ मीठा बनाते हैं। जाओ चाय बना कर लाओ। आई, मेरा चाय पीने का मन नहीं है, अब बना लीजिए अपने लिए। आप ही कहती रहती है ना, मैं आपकी भाभी नहीं छोटी बहन हूँ। ये आपका परिवार है दीदी, हम सब आपके हैं। ये हम सब के होते हुए हम ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके प्रति हमारा भी तो कर्तव्य है। तन तो सब बन भया, करम भये कुहांडी, आप को काटी है, कहे कबीर बिचारी, कहे कबीर बिचारी। रो क्यों रहे हैं आप? रोइए मत। ये लीजिए। रोइए मत आप। बुढ़िया, कहाँ से आई है तू? हाँ, पता नहीं कहाँ से आ गई है, रो रो के पैसे मांग रही है लोगों से। चलो यहाँ से। यहाँ हम भीख मांगते हैं, चलो जाओ यहाँ से। मुझे यहाँ से मत भगाओ, कहाँ जाऊंगी मैं? जैसे आप लोग दूसरे के सहारे जीते हो, वैसे मैं भी जी लूंगी। अगर जी नहीं पाऊंगी तो मर जाओगे।
लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जो था मेरा वो चला गया। भीमा भाई, भैया, आनंद, रमा, भीम सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जीजा भाई उन लोगों को नहीं रहने देगी शांति से। दर्द हो रहा है क्या? अभी भी अस्पताल चल सकते हैं। नहीं, कहीं नहीं जाना है मुझे। पक्का ना बुआ? पक्का। मेरी तनख्वाह देख क्या रही हो लक्ष्मी? मुस्कुराओ। वैसे भी तुम्हारे पति के परिवार से तो तुम्हें को मतलब है नहीं, तो जिस चीज से मतलब है वो दे दिया। जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश। लक्ष्मी ने अभी अभी एक वादा किया मुझसे, और अब तुमसे भी कुछ कहना चाहती है। क्या? कहो लक्ष्मी। जो वादा मुझसे किया है, जो माफी मांगी है, मांगो इन दोनों से, क्योंकि गुनहगार तुम इनकी हो। कहो। माफ कर दो मुझे। आज तक जो कुछ भी किया उसके लिए माफी मांगती। भीमा, अब हमेशा से इस घर के दूर ही रहे हैं। इस बात पे कोई आपके पक्ष में तो कोई भी पक्ष में, लेकिन आज से आपकी भाभी हमेशा आपके पक्ष में रहेगी। अपनी देवरानी के साथ रहेगी। क्या कहा? क्या कहा तुमने? कुछ सुना मैंने लक्ष्मी? तुम्हारी शादी के बाद से हर वक्त तुम्हारा साथ मैंने दिया, और तुम इस भीम और रमा का साथ दोगी? यही कहा ना तुमने अभी अभी? फिर से कहना, मैं भी तो सुनूं कि तुम कितनी दोगली, कितनी मतलबी और कितनी स्वार्थी हो सकती हो। आई, तुम नहीं, मैंने लक्ष्मी से पूछा है। लक्ष्मी मेरे सामने बोलेगी। बोलो लक्ष्मी। हाँ, मुझे आपके सारे इल्जाम मंजूर है। दोगली होने का, मतलबी होने का, स्वार्थी होने का सब मंजूर है। लेकिन आई, मैं भीम भाव और रमा का ही साथ दूंगी। मतलब तुम इस रमा की तरह एक साथ साथ कितने अच्छे लगते हो सब। ऐसा ही हमेशा साथ साथ रहना। एक साथ रहोगे तो जीवन में कोई भी मुसीबत आएगी तो उसका सामना भी कर पाओगे। हाँ बुआ, कहेंगे ना,
जीवन भर साथ रहेंगे। बस आप अच्छे से खाइए, आराम कीजिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। अब हो चुकी है बुढ़ी और मेरे सामने मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, तो ये मरने की बात ना मुझसे मत कीजिए। अपनी मर्यादा की लकीर बना के उसमें रहना सीखिए, ताकि वो आपके लिए अच्छा हो। वरना किसी दिन आपकी दोनों बैसाखियां छीन लूंगी ना, तो चलने लायक नहीं रहेंगी आप। भीमा बाई ने बहुत सर पर चढ़ा कर रखा था आपको, और अगर एक बार कोई सर पे चढ़ जाए तो सर काटना तो नामुमकिन नहीं है। हुआ, मैं जानती हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा होगा, लेकिन बुआ, मैं सच में बदल चुकी हूँ। पहले इस घर की बहू थी, अब बेटी बन चुकी हूँ बुआ। हम सब भी यही चाहते थे, तो हमेशा इस घर में बेटी बन के ही रहे। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जो ही रुचे, सिस देही ले जा। भीम, आनंद, रमा, लक्ष्मी, सबने मिलकर एक फैसला किया है कि वो सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे, खुश रखेंगे। वो इसलिए ताकि तुम भी उन्हें समझ सको। देख क्या रही हो, मैं सच कह रहा हूं। जब दिन में मैं तुमसे बात करके बाहर निकला तो आइए हम प्रण लेते हैं कि आई को बदलने के लिए हम उन्हें कुछ ना कुछ करके खुश रखेंगे। जीजाबाई, बच्चों के सपनों में अपनी इच्छा जोड़ दो तो सब कुछ कितना सुंदर लगता है ना। धन्यवाद, आप मेरे लिए खाना लाए। खा लूंगी मैं, जाइए आप। जीजाबाई, कल सुबह मैं पेंशन लाने जाऊंगा। उसमें से कुछ पैसे मैं भीम को दे दूंगा। मीरा के दवा, फल, सब्जी के लिए। लेकिन इस पर कोई बहस मत करना। इसलिए हम यहाँ देखने आ गए। और वैसे भी पति के जिंदा रहते हुए पति के लिखित आदेश के बिना हम आपको पेंशन नहीं दे सकते। क्षमा करें। रुकिए, लिख कर देंगे। देखिए, आप जाइए, मैं किसी भी हाल में लिख कर देने वाला नहीं हूं। जाइए आप। वाह क्या तमाशा है, हाँ? एक जन कही रहा है जाइए और दूसर कहा था कि मत जाइए। चुप रहिए। भीम, अपने बाबा से कहो कि ये लिख कर दे मुझे। लक्ष्मी, रमा, आनंद, तुम भी कहो। तुम सब बोल क्यों नहीं रहे हो? वो क्या कहेंगे और मैं क्यों मानूंगा? आप हमेशा कहते हैं ना कि मैं इन सबको अपना मानूं, लेकिन आज मैं पहले देखना चाहती हूँ
कि ये सब मुझे अपना कितना मानते हैं। और अगर मानते हैं तो कहे आपसे। आप कैसी बात कर रही हैं आई? आई नहीं। अब आपको मेरी भी कसम है, दे दीजिए। रमा, कैसी बात कर रहे हो तुम दोनों? हम बस वही बातें कर रहे हैं भैया जो हमने तय किया था। शायद आप भूल गए हैं हमने एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या वादा किया था। हम प्रण लेते हैं कि आई को बदलने के लिए हम उन्हें कुछ ना कुछ करके खुश रखेंगे। अब इस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ इनके बारे में सोचेंगे। हाँ, अभी आई के बारे में सोचते हैं ना। बाबा, आप लिखकर दे दीजिए, आपको हम चारों की कसम। लेकिन कुछ नहीं। इन चारों की कसम वसम नहीं मानती मैं। लेकिन मुझे एक कागज पर आप लिख कर देंगे कि इसके बाद आपकी पेंशन मेरी। भाई तुम गलत कर रही हो, मेरी बात तो सुनो। बाबा शांत हो जाइए, हमारी बात मान लीजिए और दे दीजिए पेंशन। हाँ बाबा, दे दीजिए। जीजा भाई, बहुत पछताएगी तू। अभी जितनी खुशी हो रही है ना, उतना ही दुख होगा, तुझे देख लेना। आप ना ये जीजाबाई बोलना बंद कीजिए। कुछ और सोचिए और बोलिए कुछ। ये देखिए, इस पर आपके भाई लिख कर देंगे और तब इस घर का भविष्य और चेहरा बदल जाएगा। जीजा भाई, मत करिए सब। आपको देखकर तो ऐसा लगता है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। थोड़ा भी अपने पैरों पर खड़ी हो पाती या चल फिर पाती ना, तो तमाशा करके रख देती घर का। लीजिए, लिख कर दीजिए। वाह जीजाबाई वाह, ये हुई ना जीजाबाई वाली बात। आखिर पेंशन लेकर के ही दम लिया। बाबा, यही मेरा घर है और ये मेरे पति। इन्हीं की तबीयत खराब रहती है, इसलिए इनकी पेंशन चाहिए मुझे। आप हमेशा कहते हैं ना कि मैं इन सबको अपना मानूं, लेकिन आज मैं पहले देखना चाहती हूँ कि ये सब मुझे अपना कितना मानते हैं। और अगर मानते हैं तो कहे आपसे। बाबा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लिख के दीजिए कि आप अपनी पेंशन
इन्हें दे रहे हैं। लेकिन भीम ये सही नहीं है। आपको मेरी कसम। दे दीजिए बाबा आपकी पेंशन। किसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो तुम लोग। अब आपको मेरी भी कसम है, दे दीजिए बाबा, आप लिख कर दे दीजिए। आपको हम चारों की कसम। साहब आए। साहब भाई से शांत हो जाओ। दो बहू, दो बेटे ने मिलकर मुझे गुनहगार बना दिया। देखा ना मां कैसे कसम दे दी। इतना भी नहीं सोचा कि मैं क्या चाहता हूं, मेरी क्या मर्जी है। ऐसा होने से क्या होगा। रामजी, तुम्हारे बेटे बहुत बहादुर हैं। वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालना चाहते हैं, इसलिए जाने दो, शांत हो जाओ। जाने दो? कैसे जाने दो? मैं अभी जिंदा हूं, अभी सब वो अपनी जिम्मेदारी क्यों संभालेंगे। कसम दी, मैं उन चारों को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। ठीक है, मत माफ करना, लेकिन रामजी तुम्हारे बेटे औरों के बेटों से बहुत अलग है। आज के समय में लोगों के बेटे अपने बाप की संपत्ति के लिए एक दूसरे की जान ले लेते हैं, लेकिन तुम्हारे दोनों बेटों ने, तुम्हारी दोनों बहुओं ने तुम्हारी पेंशन को खुशी खुशी छोड़ दिए। राम जी, ऐसे बेटे बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं। और क्या पता ये सब देखकर जीजाबाई का भी दिल पिघल जाए। वो आज मीठी रोटी बनाइए ना। मेरा मीठी रोटी बना दो ना, ऐसे आज का दिन भी बहुत अच्छा है। चलिए दीदी, बनाते हैं मीठी रोटी। अगर भीमाबाई जिंदा होती तो भीम की इस उपलब्धि पर कुछ ना कुछ मीठा जरूर बनाती। इसलिए आज शाम तक कुछ ना कुछ काम करके मैं पैसे जरूर कमाऊंगा, और वो पैसे मैं तुम्हें दूंगा, और उन पैसों से तुम मीठी रोटी बनाओगी और सबको खिलाओगी भी। पापा, जाने दीजिए। हर बार हर बात के लिए जिद थोड़ी करेंगे। और क्या फर्क पड़ता है घर में मीठा बना या नहीं बना। आप सब लोग मेरे लिए इतने खुश हैं, यही काफी है। नहीं, इतना काफी नहीं है तुम्हारे बाबा के लिए। अगर तुम्हारे पास होने की खुशी में मिठाई नहीं बांटी इन्होंने, तो नींद कहाँ आएगी इन्हें। और हाँ, मैं भीमाबाई नहीं हूँ, इसलिए पेंशन के अलावा जो भी पैसे लाएंगे आप, उससे आप जो कहेंगे वो बना दूंगी मैं, लेकिन सिर्फ अपने परिवार के लिए, पड़ोसियों के लिए नहीं। तुम कॉलेज जाकर पता करो आगे की पढ़ाई के लिए दाखिला कब है। चल पूरा चल, काम ढूंढते हैं। हमारे जात के अब पहले व्यक्ति है जिन्होंने 10वीं पास की, और हमारे ही जात के अब पहले व्यक्ति है जिन्होंने 12वीं भी पास की।